नमस्कार दोस्तों, मैं रजत शर्मा आप सभी का एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मिशन कर्मयोगी, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक आजकल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी हाल ही में सितंबर के मंथ में मिशन कर्मयोगी को 3 साल पूरे हो गए हैं। तो ये सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था मिशन कर्मयोगी। तो अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये मिशन कर्मयोगी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों है भैया? क्योंकि ये जो मिशन कर्मयोगी ये सिविल सेवकों के लिए ही चलाया गया है। अगर आप सिविल सेवक बनना चाहते हो, चाहे वह आप केंद्र के अंतर्गत या राज्य की सेवाओं के अधीन सिविल सेवक का सोच रहे हैं बनने का, तो आपसे जुड़ा हुआ है ये मिशन कर्मयोगी। चलिएगा हम लोग डिस्कशन को शुरुआत करते हैं। देखिएगा, ये मिशन कर्मयोगी, ये अगर आप इसका लोगो देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का लोगो है मिशन कर्मयोगी का। और इसमें लिखा है कि कर्मयोगी भारत लोकहितम मम करणीयम, ये इसका टैगलाइन आपको देखने को मिलेगा। अब खास बात हमें क्या देखोगे कि मिशन कर्मयोगी को शुरू कब किया गया था। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मिशन कर्मयोगी को सितंबर 2020 सितंबर 2020 में शुरू किया गया था। इस मिशन कर्मयोगी को शुरू करने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो पहली बात देखो कि सिविल सेवकों में क्षमता का निर्माण करना, कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो सर्विंग सिविल सर्वेंट हैं, उनके भीतर क्षमताओं का निर्माण किस तरीके से किया जा सकता है, वो क्षमताओं का निर्माण करना। दूसरा जो है कि जो अधिकारी हैं या सिविल सेवक हैं उनके भीतर प्रोफेशनल विकास को सुनिश्चित करना। और तीसरा बात अगर आप देखोगे कि सिविल सेवकों में या जो सिविल सर्वेंट हैं उनके भीतर नवाचार और दक्षता का क्या करना, विकास करना। कुल मिला के अगर आप देखोगे कि मिशन कर्मयोगी का मुख्य उद्देश्य क्या है, सिविल सेवकों की दक्षता में सुधार करना, उन्हें प्रशिक्षण के माध्यम से उनके भीतर प्रोफेशनल क्वालिटीज को और ज़्यादा इन्हांस करना और उनके भीतर इनोवेटिव और एफिशिएंट आइडियाज को इनरिच करना। ये मिशन कर्मयोगी का क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। और मिशन कर्मयोगी कब शुरू किया गया? सितंबर 2020 में। इसके अंदर एक आस्क मॉडल डेवलप किया गया है। 2 मॉडलों की चर्चा होती है मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत। एक है आस्क मॉडल। आस्क का मतलब ए फॉर एटीट्यूड, कि सिविल सेवकों के भीतर ऐसे एटीट्यूड या ऐसे व्यवहार का निर्माण करना जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा को ध्यान दें, तो ऐसा एटीट्यूड उनके भीतर डेवलप करना। एस फॉर स्किल्स। स्किल्स मतलब यहाँ पर है योग्यता से या कौशल विकास से, कि इस तरह से भारत के सिविल सेवकों को दक्ष बनाना या कौशल रूप से जो है उनको ऐसा विकसित करना जिससे वो भारत के विकास को या आम जन की सेवा को क्या कर सकें, सुनिश्चित कर सकें। और तीसरा है नॉलेज। नॉलेज का मतलब यहाँ पर केवल जो है प्रशिक्षण वाला ज्ञान नहीं है, अनुभव आधारित ज्ञान को क्या दी गई है, प्राथमिकता दी गई है कि आपका प्रमुख उद्देश्य क्या है, मानवीय सेवा है, जन सेवा है, यह नागरिक सेवा आपका प्रमुख उद्देश्य है। तो अपना जो आपके पास में ज्ञान है, चाहे वो प्रशिक्षण हो या वो आपका अनुभव आधारित ज्ञान हो, तो उसका उपयोग करके आप क्या करें, भारत के नागरिकों की सेवा को सुनिश्चित करें। तो आस्क मॉडल में वो आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, ए फॉर एटीट्यूड, एस फॉर स्किल्स और के फॉर नॉलेज। ये आस्क मॉडल है। इसके अलावा एक और मॉडल है 70-20-10 मॉडल। मतलब ये है कि इस मिशन कर्मयोगी के अंदर एक लर्निंग मॉडल भी डेवलप किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सिविल सेवक जो भी हैं वो 70% उनकी लर्निंग जो होगी या उस पर फोकस करना चाहिए उन्हें, कि उन्होंने जो अपने नौकरी के जो अनुभवों से उन्हें 70% क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। दूसरा 20% उन्हें जो उनके कलीग्स हैं या जिनके साथ काम कर रहे हैं सिविल सेवक के रूप में, उनके साथ काम करके आपको क्या करना है, सीखना है। और 10% आपको जो प्लान्ड ट्रेनिंग है या नियोजित प्रशिक्षण है उससे सीखना है। मतलब कुल मिला के अगर आप देखा जाए कि मिशन कर्मयोगी में जो 70-20-10 लर्निंग मॉडल है उसमें सबसे ज़्यादा किससे सीखने पर बल दिया गया है, आपके जो एक्सपीरियंस है, फील्ड एक्सपीरियंस,
उससे सबसे ज्यादा सीखने पर क्या दिया गया है, बल दिया गया है। 20% जो आपके कलीग्स हैं उनसे भी सीखने पर फोकस किया गया है, और 10% आपका जो प्लान्ड जो ट्रेनिंग है उससे सीखने पर क्या किया गया है, फोकस किया गया है। तो आपको क्या देखने को मिला, मिशन कर्मयोगी सितंबर 2020 में शुरू हुआ, सिविल सेवकों की दक्षता में सुधार करने के लिए। इसमें एक तो आस्क मॉडल मैंने आपको बताया, और दूसरा मैंने आपको 70-20-10 लर्निंग फॉर्मूला बताया। ये बात को क्या रखोगे, आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा इसके अंदर एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है, IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। IGOT का फुल फॉर्म याद रखना है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। तो IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म क्या है, अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है तो IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का मतलब है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। ये एक तरह का ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो किस पे फोकस करता है, क्षमता निर्माण पर बल देता है। जो भी अधिकारी हैं या सिविल सेवक हैं उनकी क्षमता निर्माण पर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये क्या करता है, फोकस करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग पर मेन इसका हमें बेटा फोकस देखने को मिलता है। तो 3 चीजें अब आपने समझ ली, आस्क मॉडल, 70-20-10 लर्निंग मॉडल और IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, ये आपने समझ लिया। और ये सब किससे संबंधित है, मिशन कर्मयोगी से संबंधित है। अब अगली बात आपको समझना है कि हमने जो मिशन कर्मयोगी तो समझ ही लिया, ये किसकी बात कर रहा है, हमारे सिविल सेवकों की दक्षता में सुधार की बात कर रहा है। यह प्रशासन जो प्रणाली, जो प्रशासन के अंतर्गत हमारे सिविल सेवक काम करते हैं उनके लेवल पर यह सुधार की बात कर रहा है। इसी तरह से हमारे प्रशासन में सुधार करने के लिए बेटा आपको 2 चीजें और पता होनी चाहिए। हमारे यहाँ प्रशासनिक सुधार आयोग या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का भी गठन किया गया था। तो भारत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी तक कितने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाए जा चुके हैं, तो भारत में अब तक 2 प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया जा चुका है। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, इसका गठन 1966 में 1966 में किया गया था। पहले प्रशासनिक सुधार आयोग के या फर्स्ट ARC के चेयरमैन शुरुआत में मोरारजी देसाई थे, लेकिन बाद में ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री के रूप में शामिल हो गए, तो इनकी जगह पर के हनुमंतैया ये नए अध्यक्ष बनकर के आए। तो पहले ARC या फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के चेयरमैन शुरुआती समय में हमें कौन देखने को मिलेंगे, तो शुरुआती समय में मोरारजी देसाई और फिर इनके बाद हमें हनुमंतैया। इस कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट कब दी, तो 1970 में इस पहले प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा क्या की गई, रिपोर्ट दी गई। इस रिपोर्ट में इन्हें लगभग 578 रिकमेंडेशन दिए थे, जिसमें सबसे प्रमुख सुझाव अगर आप देखोगे तो वो पहला तो इन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग या कार्मिक विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। दूसरा, प्रशासनिक अधिकारियों के जो करप्ट प्रैक्टिस हैं या भ्रष्ट आचरण पर लगाम लगाने हेतु लोकपाल एवं लोकायुक्त की क्या की जानी चाहिए, नियुक्ति की जानी चाहिए। तो प्रशासनिक सुधार से संबंधित 2 प्रमुख बातें इसने कही थी। ये हमारे सिविल सेवकों में सुधार से संबंधित पहले प्रशासनिक सुधार आयोग की 2 बातें हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलती हैं। पहला, इसने कहा कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के अधीन एक सीधा एक डिपार्टमेंट बनना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, जो आज भी काम करता है, कार्मिक विभाग। और दूसरा, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं या भ्रष्ट सिविल सेवक हैं, उनके आचरण को शुद्ध बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, कहीं ना कहीं लोकपाल और लोकायुक्त का गठन किया जाना चाहिए। अब अगली बात समझिएगा आप कि ठीक इसी तरह से पहला जो प्रशासनिक सुधार आयोग बना, इसी तरह से हमारे यहाँ दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का भी क्या किया गया, गठन किया गया, या सेकेंड ARC का भी फॉर्मेशन किया गया था। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग बेटा, इसका गठन कब किया गया, इन अगस्त 2005, अगस्त 2005 में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो कर्नाटक के जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम था वीरप्पा मोइली, ये वीरप्पा मोइली दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, 2009 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। और इस रिपोर्ट में सबसे मेन बात ये कही कि हमें गवर्नेंस के लेवल पर मोरालिटी या शासन में नैतिकता को स्थापित करना चाहिए, और जो अभी हमारी सिविल सेवा है उस सिविल सेवा को सिटीजन ओरिएंटेड या नागरिक केंद्रित बनाया जाना चाहिए।
तो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग जो हमें देखने को मिलेगा कि प्रमुख तौर पर किस बात पर बल दे रहा है, एक तो डीओपीटी की बात कर रहा है और दूसरा हमें देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं पहला प्रशासनिक सुधार आयोग लोकपाल और लोकायुक्त की बात कर रहा है। वहीं दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग सिविल सेवा में नैतिकता या शासन में नैतिकता, और दूसरा सिविल सेवाओं को नागरिक केंद्रित होने पर क्या कर रहा है, बल दे रहा है। इस बात को भी अभी ध्यान रखोगे। और आज का जो मिशन कर्मयोगी है वो मिशन कर्मयोगी भी यही कह रहा है कि सिविल सेवकों को दक्ष होना है, स्किल होना है, उनके भीतर नॉलेज होना है, या एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, नागरिक सेवाओं पर आधारित होना चाहिए। इसी क्रम में अगर आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर भारत में अगर क्वेश्चन अगर कभी भी पूछा जाए कि सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। और वन सेवा का जनक किसे कहा जाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ड्राइटरिच बेंडिस को जो है क्या कहा जाता है, वन सेवा का जनक कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा बात यहाँ पर यह याद रखना है आपको कि भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का या ऑल इंडिया सर्विसेज का फादर किसे कहा जाता है, या अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो केवल क्वेश्चन पूछा जाए सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस है, और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑल इंडिया सर्विसेज अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है, तो अखिल भारतीय सेवाओं का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो किसे अखिल भारतीय सेवाओं या ऑल इंडिया सर्विसेज का फादर जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। अगली बात ये याद रखना है कि भारत से पहले आईसीएस अधिकारी कौन थे जिन्होंने इंपीरियल सिविल सर्विस का एग्जाम पास किया था। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने इंपीरियल सिविल सर्विस की परीक्षा को पास किया। क्वेश्चन पूछा जाए कि दूसरे ऐसे भारतीय व्यक्ति जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा या इंपीरियल सिविल सर्विस की परीक्षा को पास किया था, तो आरसी दत्त इनका नाम याद रखना। एक क्वेश्चन और कई बार पूछा जाता है कि भारत में पहली बार आईसीएस, भारत में नहीं, क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आईसीएस की पहली बार परीक्षा का आयोजन कब किया गया था, जो इंपीरियल सिविल सर्विस है, तो जुलाई 1855 में पहली बार जो है लंदन में इंपीरियल सिविल सर्विस परीक्षा का आयोजन किया गया था। इससे पहले सिविल सेवा के लिए भारत में परीक्षाएं नहीं होती थी। पहली बार हमें देखोगे कि 1853 का जो अधिनियम है, 1853 का जो एक्ट है, उसमें सिविल सेवा के लिए परीक्षा का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा लास्ट में एक बात और याद रखना है सिविल सेवकों से जुड़ी हुई बेटा आपको, वो बात यह है कि हमारे यहाँ जैसे अगर आप देखोगे 3 ही ऑल इंडिया सर्विस हैं। एक तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अखिल भारतीय सेवाएं 3 हैं। एक तो ऑल इंडिया सर्विसेज में जो है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरा इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, और तीसरा है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या भारतीय वन सेवा। खास बात इसमें ये याद रखना है कि जो आईएएस है ये कौन से डिपार्टमेंट या कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो आपको याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, या जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है ये कार्मिक विभाग के अंतर्गत आती है। दूसरा पुलिस सेवा, ये कौन से मंत्रालय के अधीन आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर या गृह मंत्रालय के अधीन। इसके अलावा भारतीय वन सेवा ये किसके अधीन आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट या पर्यावरण जो मंत्रालय है हमारे भारत का, उस पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय वन सेवा आती है। तो 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं भारत में, 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जिसमें कौन सी सेवा कौन से विभाग के अधीन है ये बात भी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अगला बात, इनकी जो अलग अलग जो हमारे यहाँ ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इनके लिए ट्रेनिंग कहाँ पर होता है, तो जैसे हमारे यहाँ देखोगे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए जो ट्रेनिंग है, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, ये मसूरी में इसके लिए क्या होता है, ट्रेनिंग होता है। दूसरी तरफ इंडियन पुलिस सर्विस के लिए जो ट्रेनिंग है वो हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पुलिस एकेडमी। इसके अलावा हमारे यहाँ फॉरेस्ट सर्विस की ट्रेनिंग इंदिरा गांधी फॉरेस्ट एकेडमी जो आपको देहरादून में देखने को मिलेगी, इसकी ट्रेनिंग होती है।
अगर आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एमपीपीएससी में प्रशासनिक सेवा की या सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में सिविल सेवकों का प्रशिक्षण या ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, तो आरसीबीपी प्रशासनिक अकादमी ये नरोना भोपाल में क्या होती है, कहीं ना कहीं एमपीपीएससी के अंतर्गत जो चयनित अभ्यर्थी हैं या चयनित सिविल सेवक हैं उनका क्या करवाया जाता है, ट्रेनिंग करवाया जाता है। तो ये बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। मतलब हम लोगों ने जो मिशन कर्मयोगी पढ़ा, उस मिशन कर्मयोगी में अगर आप देखोगे बेटा कि जो भी हम लोगों ने मिशन कर्मयोगी पढ़ा, उसमें हमने मिशन कर्मयोगी क्या है, इसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके अंतर्गत आस्क मॉडल क्या है, 70-20-10 लर्निंग मॉडल क्या है, IGOT प्लेटफॉर्म क्या है, इसके बारे में समझा। इसके अलावा भारत में अलग अलग समय पर कौन कौन से प्रशासनिक सुधार आयोगों का गठन किया गया, इस बात को हम लोगों ने समझा। और इसके अलावा हमने देखा कि भारत में पुलिस सेवा का जनक कौन है, प्रशासनिक सेवा का जनक कौन है, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कौन है, कौन से मंत्रालय के अधीन कौन सी सेवा आती है, कहाँ पर ट्रेनिंग होती है, इस चीज को समझा। अब लास्ट में एक बात और याद रखना कि भारत में प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे या सिविल सेवा दिवस के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष भारत में सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 2025 का जो सिविल सेवा दिवस था उसकी थीम क्या थी, विकसित भारत, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया विद फोकस ऑन सैचुरेशन अप्रोच। ये हमें क्या देखने को मिलेगी, 2025 सिविल सेवा दिवस की थीम थी। मेन आपको याद रखना है कि भारत में सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है, तो भारत में 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, MPPSC स्टडी IQ। इसको आप स्कैन करेंगे या आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अभी MPPSC के लिए स्टडी IQ प्लेटफॉर्म ने आरंभ 10.2 बैच को शुरू करने जा रहा है। ये आरंभ 10.2 बैच, इसमें आपको एक ही जगह पर एक ही वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू तीनों का एक ही जगह आपको प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। आपको करना क्या है, गूगल पे सीधे जा करके MPPSC स्टडी IQ या स्टडी IQ सर्च करना है, वहां पर AA सर्च बार में डाल देना है, आरंभ MPPSC बैच आपके सामने आ जाएगा। वहां पर जैसे ही आप जाते हैं तो आपको 2 तरह के कोर्स आपको देखने को मिलेंगे, एक गोल्ड और दूसरा प्लेटिनम। जो भी आपको प्राइस देखने को मिलेगा उसमें एक कूपन कोड डाल देना है, RJT लाइव। इस कूपन कोड को जैसे ही आप एंटर करेंगे RJT लाइव को, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस बैच का क्या कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। बने रहिएगा MPPSC स्टडी IQ के साथ। थैंक यू एवरीवन।